ओके सो मैं बता रहा था कि आपको ये किस तरीके से करना है। यहाँ पे अपने पास मैक्सिमम करंट अपने को निकाल सकते हैं। अपन मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे? वी मैक्सिमम पता है। इस वी मैक्सिमम को यूज करके करंट निकाल सकते हैं। उस मैक्सिमम करंट से उस मैक्सिमम करंट को निकालने का क्या तरीका रहेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, जो जनरेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 25, दोनों रेजिस्टेंसेस अपने को पता है, तो यहाँ से अपने को मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। दिस मैक्सिमम करंट इज दिस। अब क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप इनपुट ऐसा डालते हैं तो आउटपुट में आपको मिलेगा हाफ वेव से, ऐसा आपको आउटपुट मिलता है। तो अगर अपने को आरएमएस वैल्यू निकालनी है एसी करंट की, तो एसी करंट की आरएमएस वैल्यू होती है आई मैक्स बाई 2, और उससे अपन निकाल सकते हैं दिस वैल्यू। ये आई मैक्स यूज किया, इससे मिल गया आरएमएस वैल्यू। ऐसे जब डीसी की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो डीसी में क्योंकि एक ही बनता है, एक में आपको वैल्यू मिलेगी आई मैक्स बाई पाई, और वो आपको मिलेगी 7.87। ये हम पहले कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे एसी करंट, जब हमने पढ़ा था उस टाइम पे हमने आरएमएस वैल्यूज निकालना सीखा था। वहां से आपको मिल जाएंगी एसी और डीसी वैल्यूज। इन एसी और डीसी वैल्यूज को यूज करके आप पावर निकालेंगे, और उस पावर को यूज करके आप फाइनली अपनी एफिशिएंसी बता पाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभी आप लोगों को वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना? यस और नो? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है आपको। पहली बात तो इंट्रिंसिक दे रखा है, ठीक है, और कंडक्टिविटी दे रखी है 2.13। मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे रखा है, दोनों के म्यू आपको दे दिए। मोबिलिटी इज डिफाइंड बाय म्यू, ये आपको दोनों दे दिए। तो डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पूछे हैं, एंड इंट्रिंसिक कितने होते हैं। तो ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अपने को पता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। कंडक्टिविटी कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू, आपको अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं, बाद में एक साथ भी कर सकते हैं। ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, दिस इज द कंडक्टिविटी। और क्योंकि ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक के अंदर नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो इसको अपन इंट्रिंसिक एन आई बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एन आई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। ये हो गया। ऐसे आपको एन आई पूछा गया है, सो आंसर शुड बी सिग्मा बाई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। सारी वैल्यूज पता है आपको। ई आपको जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹। सिग्मा आपको दे रखा है 2.13, म्यू ई और म्यू एच दे रखे हैं 0.38 0.18। पुट करो, अपना आंसर बताओ। तो ये हो गया आपके पास सिग्मा 2.13, दिस इज 1.6 × 10⁻⁹। ये हो गया 0.38 एंड 0.18। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ आपको। जो मिल रहा है 2.37 × 10⁻19, ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सारे 10⁻19 वाले ही हैं, तो बेसिकली आपको ये आगे वाली चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, ये वाली चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? सो दिस इज 0.56, ठीक है, ये आ रहा है 1.6। 1.6 इंटू 0.5 करें अगर, तो आता है 0.8 के आसपास। ठीक है, 1.6 इंटू 0.5 इज 0.8। अब ऊपर है 2 पॉइंट समथिंग, नीचे है 0.8। 8 से गया, 8 इंटू 3 इज 24, तो ये 3 से कम आना चाहिए। ठीक है, 8 इंटू 3 इज 24,
मतलब 2.4 ऊपर है 2.13, तो बेसिकली 3 से कम आंसर आना चाहिए, 3 से कम वाला आंसर इज दिस। तो आप इस तरीके से इसको गैस करके आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट, आइडियल डायोड्स दे रखे हैं। Sir, 2 ampere. सर की आवाज फिर से चली गई शायद। Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. सो Recording in इसका आंसर क्या आ गया आप लोगों के पास? 2 ampere. 2 एम्पियर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। आइडियल डायोड्स, आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये एक वायर की तरह बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब ये रिवर्स बायस में होता है तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब फॉरवर्ड बायस कौन सा, रिवर्स बायस कौन सा है, चेक कर लेते हैं। दिस इज पॉजिटिव, तो जिसका पी इसके साथ कनेक्टेड होगा पॉजिटिव के साथ, यहाँ तो एन कनेक्टेड है। अब याद है ना, डायोड ये एन होता है और ये पी होता है।
तो जहां n कनेक्टेड है मतलब ये रिवर्स बायस हो गया, दिस इज रिवर्स बायस एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस। तो एक बार समझ में आ गई कि ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो अब जो सर्किट आपका बनेगा वो बन जाएगा बेसिकली ऐसा कि जो रिवर्स बायस है उसको तो ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया मतलब इस पूरे को हटा दो, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है, इधर से कोई करंट जाएगा नहीं। जहां D2 था वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सीधा सीधा एक वायर की तरह बिहेव करेगा और ऐसा आपका पूरा सर्किट हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस इज 6, आर इक्विवेलेंट इज 6, करंट आ गया आपके पास 12/6 2 एम्पियर। ऐसा आसान सा एक क्वेश्चन ये आपके पास बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्किंग ट्रांजिस्टर है, इट्स 3 legs marked PQR tested is in a multimeter, ठीक है। नो कंडक्शन इज फाउंड बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच कोई कंडक्शन नहीं है। बाय कनेक्टिंग द कॉमन terminal of the multimeter to R and the other terminal to P or Q, some resistance is seen on the multimeter. Which of the following is true for the transistor? मल्टीमीटर एक डिवाइस होता है जिसपे दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, वैसे मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर का नाम से समझ में आता है कि उसमें आप बहुत सारी चीजें एक साथ देख सकते हो, करंट भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी और भी दूसरी चीजें। तो बेसिकली क्या बोला कि P और Q के बीच में कोई कंडक्शन नहीं मिला आपको, ठीक है। उसके बाद मतलब P और Q के बीच में अगर कंडीशन नहीं मिला तो सोचो ऐसी बातें हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं किसी के भी, डायरेक्ट कनेक्शन किस किस के बीच में नहीं होता। ये अगर कॉमन है तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, यस। ये कॉमन है तो इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन होगा। और अगर P और Q के बीच में कनेक्शन नहीं है इसका मतलब P ये होना चाहिए, Q ये होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। ओके, एक बात तो ये समझ में आ गई, तो ये हो गया R। तो R हो गया कॉमन, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखें, अगर बाय कनेक्टिंग द कॉमन यानी नेगेटिव टर्मिनल को जब R से कनेक्ट किया और पॉजिटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट किया या Q से कनेक्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट किया या फिर यहाँ कनेक्ट किया, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिला, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने को देखने को मिला। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांजिस्टर, क्या इसमें से ट्रू होना चाहिए। तो थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला, some resistance is seen on the multimeter, some resistance होता है फॉरवर्ड बायस में, नेगेटिव बायस में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। तो फॉरवर्ड बायस में अगर आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिला है तो फॉरवर्ड बायस कब कब हो सकता है, जब ये P हो, ये P हो और ये N हो, तो ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होंगे, पॉजिटिव P के साथ नेगेटिव N के साथ, ऐसे पॉजिटिव P के साथ नेगेटिव N के साथ, ये भी फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर हो सकता है विद और कॉमन। यहाँ पे एमिटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये एक तो PNP ट्रांजिस्टर होगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। R इन दोनों में से कॉमन होगा, ये भी ठीक है। बार एमिटर है या R बेस है, इस बारे में कैसे डिसाइड करेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल को आपने R से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है भैया, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल R पे है। कैसे सोचें इसको, ये एमिटर होना चाहिए, बेस होना चाहिए R, एनीबॉडी, कैसे इसको डिसाइड करेंगे। कॉमन एमिटर है या कॉमन बेस है, ये कैसे डिसाइड करें। डायरेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसा है तो ये 3 चीजें इसमें बनती हैं। अगर यहाँ आप एमिटर लगाते हैं तो ये बेस हो गया, एक कलेक्टर हो गया,
ठीक है, चलो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसको मैं थोड़ा सोच के कल डिस्कस करेंगे एक बार। और एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या इक्वेशन बननी चाहिए इसकी? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है। तो ये है और मतलब w प्लस एक्स यहाँ से आ जाएगा बाहर, ये भी है और, तो w प्लस वाई यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये है एंड, तो w प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय w प्लस वाई, ये आपके पास आ गया। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं w एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आपके पास आ जाएगा। तो सर सी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन? नहीं, इसमें सी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये कॉमन वाला हिसाब नहीं है, ये हिसाब ये वाला है कि आप अगर w प्लस एक्स, ऐसा है ना, डॉट w प्लस वाई, तो इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये फिर से जब बनेगा तो ये बनेगा, आप ये इसको जैसे मैथ्स में आप लिखते थे तो ऐसा नहीं, w इंटू एक्स प्लस w इंटू वाई, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये इसका ट्रांजिशन नहीं है, ये सिंपल मैथ्स वाला ट्रांजिशन है। बूलियन अलजेब्रा का ट्रांजिशन इसका अपोजिट होता है। जैसे आपने वहां पे देखा था ना, a डॉट बी बार होल बार, तो कन्वर्ट होता था a प्लस बी में, वैसे यहाँ भी है, इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्योर सिलिकॉन, टेम्परेचर दे रखा है और ये दे रखा है। तो NiNH आपको बेसिकली इंट्रिंसिक Ni दे दिया। Antimony is doped into silicon in a proportion of 1 atom in 10^7 silicon atoms. तो बेसिकली ये आपको उसका दे दिया, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। हाफ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, इसमें से भी आप हाफ ही जो है वो इम्प्योरिटी इसमें दे पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, तो फैक्टर बाय विच द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस ड्यू टू डोपिंग, तो पहले तो आपको फैक्टर निकालना है। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर क्यूबिक मीटर इज दिस। ठीक है, तो कोशिश करो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर क्यूबिक मीटर इज दिस, और 10^7 में एक डाला है। और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन कितनों ने दिए, आधों ने दिए। हो गया, किसी का आंसर आया इसमें? सर ऑप्शन डी 1.2 into 10 to the power. ऑप्शन डी 1.8, ठीक है, सही आंसर है ये। चलो चेक कर लेते हैं। तो अपने बात करनी है 1 क्यूबिक मीटर की। 1 क्यूबिक मीटर में जो टोटल अपने पास सिलिकॉन के एटम्स हैं वो हैं 5 × 10⁻²8।
इसमें से आपने हर 10⁻7 में एक डोनर एटम डाला है, तो टोटल डोनर एटम इतने हो गए। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये हो गया। इसमें से भी आधों ने ही इलेक्ट्रॉन दिए, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए वो है इसके भी आधे। आधों ने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइनली आपके पास आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं तो लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻21, ये आ गया। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फाइनली इस डोनर एटम की वजह से आए हैं। अगर इनिशियल की बात करूं तो आपको दे रखा है होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये इनिशियली थे इतने। तो अगर पेयर्स इतने हैं तो कैरियर कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर में 2 कैरियर्स होते हैं। तो इनिशियल जो कैरियर्स हैं वो हैं 2 इंटू 7 इंटू 10⁻15 which is 14 into 10⁻15। तो these are number of carriers initial। नंबर ऑफ कैरियर फाइनल आपको मिल गए ये। और देखो नंबर ऑफ कैरियर फाइनल में होल्स की बात हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये जो आपने डाला है इसमें एंटीमनी इज पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी हो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और हम जानते हैं कि जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली है तो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होंगे। हम अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। तो अब हमारे पास दोनों कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आपको पूछा है बताइए फैक्टर कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गया। तो फ्रैक्शन या फैक्टर जब भी निकालते हैं और फैक्टर इंक्रीज होने का पूछा है आपसे, इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होना मतलब चेंज कितना हुआ, और हमेशा इनिशियल पे फैक्टर निकाला जाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चेंज हुआ 2.5 इंटू 10⁻21 माइनस इनिशियल था 14 इंटू 10⁻15 और इनिशियल था 14 इंटू 10⁻15। ये आपका आ जाएगा इतने फैक्टर से इंक्रीज हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसा ही कर लेता हूँ, -1 इसको अलग से कर लेंगे। मैं इसको कर लेता हूँ 2.5 बाय 14 इंटू 10⁻6 -1, ऐसा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये 10⁻6 वाली टर्म यहाँ से आ रही है और उसमें से एक माइनस करना है। 10 लाख में से एक माइनस करना है, इसको हटा दो, कोई मतलब वाली बात है नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर दो आप। तो बचा आपके पास सिर्फ ये वाली चीज 2.5 बाय 14, मतलब अब इसको लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻5 बाय 14, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻5, तो 1.8 इंटू 10⁻5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। तो ध्यान क्या क्या रखने वाली बात थी इसमें, पहली बात ये कि होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रखे हैं, तो पेयर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरियर की जब बात करोगे तो ट्वाइस करना पड़ेगा, एक पेयर में 2 कैरियर होते हैं। दूसरी बात ये पेंटावेलेंट थी, पेंटावेलेंट की वजह से जो फाइनल देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, होल्स की वजह से वहां कुछ नहीं है। और फैक्टर जब भी निकालना हो या फ्रैक्शन जब भी निकालना हो हमेशा इनिशियल वैल्यू का निकाला जाता है, इस बात का ध्यान रखें। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई गेस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उसमें कवर हो चुकी हैं जितने अभी तक अपन ने किए हैं। मैं आपको ये वाली पीडीएफ भेज दूंगा तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, और इसमें से कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो अपन उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हैं, अपन लगभग 15 तो कर ही चुके हैं, इसमें से आधे कर चुके हैं, आधे आप कीजिएगा और देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बात करेंगे उस पर। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऑप्टिक्स। हाँ सर। ये और तो पहले के पहले अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी सारी बन जाती हैं, तो एक दो दिन उसको डिस्कस करते हैं फिर वेव पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ। और श्रीलक्ष्मी सेमीकंडक्टर क्लियर है अब? ओके, श्रीलक्ष्मी अभी नहीं है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन